आज हम लोग करेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन, जो कि जेपीएससी मेंस पेपर 3। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड इतिहास के सेक्शन में। 6th जेपीएससी हो, 7th जेपीएससी हो या फिर 11th जेपीएससी हो, तीनों में एक कंटिन्यूटी हम लोगों को देखने को मिला है कि बिरसा आंदोलन से ही लगातार प्रश्न बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं या संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि 14th जेपीएससी में लगभग तय है कि मुंडा विद्रोह से ही प्रश्न देखने को मिलेगा, या फिर मुंडा विद्रोह से जोड़ करके किसी अन्य विद्रोह के साथ जोड़ करके प्रश्न बनाने का संभावना है, क्योंकि लगातार इस पे ही प्रश्न आ रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेपीएससी किन तरीके के प्रश्न पर जो है विशेष रूप से फोकस करता है, खास करके झारखंड इतिहास के सेक्शन में और मुंडा विद्रोह के सेक्शन में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हम लोग न सिर्फ जो है टॉपिक पर बल्कि प्रश्न पर जो भी वो भी बात करेंगे कि किन प्रकार के प्रश्नों पर जो है विशेष रूप से फोकस किया जाता है, कैसा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं 2-4 प्रश्न का भी उदाहरण दूंगा और मुझे लगता है कि उसी प्रश्न के इर्द गिर्द आपको देखने को भी मिलेगा। देखिए, बिरसा मुंडा आंदोलन के विषय में अगर बात करें तो देखिए ऊपर हेडिंग में ही बना हुआ है कि बिरसा आंदोलन और इस पर आधारित कैसे प्रश्न होंगे। आधारित प्रश्न का अगर बात किया जाए तो देखिए 2 प्रकार का प्रश्न होता है। एक या तो फिर कनेक्टिंग प्रश्न देगा। कनेक्टिंग कहने का मतलब है संयुक्त आधार, मतलब एक विद्रोह को दूसरे विद्रोह के साथ जोड़ करके बनाता है प्रश्न। और बार बार यही देखने को मिला है, चाहे वो 6th जेपीएससी हो या 7th जेपीएससी हो, दोनों में संयुक्त आधार पर ही प्रश्न बनाया गया है। लेकिन 11th जेपीएससी का अगर बात करें तो इसमें ये दूसरा जो डायमेंशन है स्वतंत्र आधार, मतलब कि मुंडा विद्रोह के विशेषताओं पर विशेष रूप से फोकस करके प्रश्न जो है 11th जेपीएससी में बनाया गया, जिसको हम लोग स्वतंत्र आधार कह सकते हैं। अगर संयुक्त आधार का चर्चा हम लोग करते हैं तो देखिए जब एक विद्रोह को दूसरे विद्रोह के साथ जोड़ करके अगर प्रश्न बनाए तो उसको हम लोग संयुक्त आधार कह सकते हैं, ये मेरा मानना है। और मुंडा विद्रोह जो है वो किन किन विद्रोहों के साथ प्रश्न बनता है जोड़ करके, देखिए एक तो होता है सरदारिया। सरदारिया विद्रोह जो है आपको इससे डायरेक्ट प्रश्न जो है रिलेट करके जेपीएससी देता है। दूसरा विद्रोह है ताना भगत। और तीसरा अगर बोलें तो आपको अन्य विद्रोह के साथ भी जोड़ देगा। अन्य विद्रोह कहने का मतलब है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आपका 7th जेपीएससी में प्रश्न आया कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात जितने भी विद्रोह हुए वो अहिंसात्मक गतिविधियों को धारण कर चुके थे। स्वतार्किक वर्णन करें तो जितने भी विद्रोह थे, तो जितने विद्रोह कौन से थे, एक तो बिरसा आंदोलन के पश्चात ताना भगत और एक हरिबाबा आंदोलन। तो कहने का मतलब है जब ताना भगत और अन्य विद्रोह जैसे हरिबाबा आंदोलन वगैरह को जोड़ दें तो हम लोग अन्य विद्रोह को रख सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से जब ताना भगत और बिरसा आंदोलन को जोड़े तो हम लोग ताना भगत आंदोलन के रूप में उसको देखेंगे। एक आपका सरदारिया आंदोलन। अब सरदारिया आंदोलन पर देखिए 2-3 तरीके का प्रश्न बनता है। मैं आपको पहले नंबर प्रश्न को के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, और पहले नंबर प्रश्न के बाद जब इसको डिस्कस कर लेंगे तो दूसरे नंबर प्रश्न पे हम लोग आएंगे। और मैं आपको इस बात को लेकर के निश्चिंत कर देना चाहता हूँ कि अगर विश्वास मानिए कि अगर आप इस प्रश्न को समझ लेते हैं, लिखने के तरीके को समझ लेते हैं, तो आप एक जो है आसान तरीके से 14th जेपीएससी में एक प्रश्न आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप रिकॉर्ड रहा है कि हर बार जो है जेपीएससी मुंडा विद्रोह पर ही प्रश्न दिया है। तो हम लोग बात करेंगे क्या, सरदारिया आंदोलन पर। देखिए सरदारिया आंदोलन और मुंडा विद्रोह को अगर जोड़ते हैं तो देखिए एक प्रश्न ऐसे बन सकता है। प्रश्न ये है कि सरदारिया विद्रोह एवं बिरसा मुंडा विद्रोह अपने प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर अंतर संबंधित थे, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए नज़र आते हैं, अंतर संबंधित नज़र आते हैं। इस कथन को सिद्ध करते हुए साबित करें कि सरदारिया विद्रोह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति
लक्ष्यों की प्राप्ति बिरसा मुंडा विद्रोह से जुड़ने के पश्चात कर सका। कहने का मतलब है एक विद्रोह था सरदारिया विद्रोह, जो कि 1858 के समय में शुरुआत हुआ। कहीं ना कहीं जो सरदारिया विद्रोह का मांग था, जो उद्देश्य था, सेम वही कहीं ना कहीं उद्देश्य मुंडा विद्रोह का भी था। लेकिन क्या है कि सरदारिया विद्रोह अपने नेतृत्वकर्ता के अभाव में या फिर एकता के अभाव में वो विद्रोह कमज़ोर पड़ने लगा और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वो 1895 के आसपास मुंडा विद्रोह से जुड़ा और अपने उद्देश्यों को फुलफ़िल कर पाया, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाया। इसी बात को सत्यापित करना है यहाँ पे। साथ ही ये भी सत्यापित करना है कि ये दोनों विद्रोह एक दूसरे से कैसे अंतर्संबंधित थे। तो देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है कि आप एक इंट्रोडक्शन बना लीजिए। और इंट्रोडक्शन जो है, आप देखिए, एक तरीका होता है इंट्रोडक्शन का। आप झारखंड का कोई भी प्रश्न लिख रहे हैं, 2-3 तरीके का ही इंट्रो रहता है। 2-3 तरीके के इंट्रो को आप याद कर जाइए और उसी इंट्रो को आसपास रख करके आप जो है मेंस का आंसर के साथ खेल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए, इसमें क्या है कि जैसे कि हम एक इंट्रो बनाए हैं, आप इस इंट्रो के साथ चल सकते हैं या फिर आप अपना एक स्वतंत्र इंट्रो अपने अनुसार भी बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए, क्या है कि झारखंड के जनजातियों की अपनी सांस्कृतिक विशेषता एवं जल जंगल ज़मीन से न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। झारखंड के जनजातियों का संस्कृति स्वतंत्र संस्कृति है, अलग संस्कृति है, जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन विभिन्न कालखंडों में बाह्य शक्तियों के द्वारा इन पर प्रहार किया गया। अलग अलग समय काल में अलग अलग ब्रिटिश लोग के द्वारा आक्रमण किया गया या उनके नीतियों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं इनके संस्कृति और समाज पर प्रहार किया गया। तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है कई ऐसे विद्रोह का जन्म हुआ। उसी में से विद्रोह के रूप में हम लोग एक सरदारिया विद्रोह और एक मुंडा विद्रोह को भी देखते हैं। और अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि अपने प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर अंतर संबंधित है। पहला प्रश्न तो हम लोगों का ये है। तो हमको सबसे पहले ये सिद्ध करना है कि सरदारिया विद्रोह का विशेषता क्या था, और फिर उस विशेषता के आधार पर हम लोग उसको जोड़ेंगे मुंडा विद्रोह के साथ। तो देखिए कैसे होगा, एक मिनट। अगर सरदारिया विद्रोह का विशेषता का बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला नंबर तो ये है कि ये विद्रोह 3 चरण में चला था। 3 चरण में कैसे? तो प्रथम चरण में क्या है, तो प्रथम चरण जो है 1858 से लेकर के 81 तक होता है, जिसको ज़मीन की लड़ाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका नामांकन ही किया गया ज़मीन की लड़ाई। अगर दूसरा चरण का बात करें तो देखिए, ये 1881 से लेकर के 1890 के बीच में चला, जिसमें कि इसे हम लोग पुनर्स्थापना आंदोलन के नाम से जानते हैं। पुनर्स्थापना क्या होता है, चीज़ों पर हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इस आंदोलन को ज़मीन की लड़ाई पहले चरण में क्यों कहा जाता है, तो दूसरे चरण में पुनर्स्थापना क्यों कहा जाता है, तो तीसरे चरण में जो 1890 से 95 के मध्य चला उसको राजनीतिक आंदोलन क्यों कहा जाता है, हम लोग इसको भी समझेंगे। तो देखिए, ये विशेषता हो गया सरदारिया विद्रोह का। हम लोग इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये आंदोलन का विशेषता ये था कि ये 3 चरण में संपादित हुआ और प्रत्येक चरण का कुछ न कुछ अपना अपना विशेषता था, कुछ न कुछ अपना प्रकृति था। हम लोग उस पर भी देख लें थोड़ा सा। देखिए, सरदारिया विद्रोह का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण तो ये है कि जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया। हम लोग इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो सामाजिक एवं आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो या धार्मिक जीवन हो, प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश नीतियों के द्वारा प्रहार किया गया और आक्रमण किया गया, और उसके कारण से जो है मन में असंतोष की भावना जन्म हुई, और उसी असंतोष की भावना का ही मूल कारण था सरदारिया विद्रोह। देखिए, जनजातियों का आर्थिक रूप से प्रताड़ना किस तरीके से हुआ, तो चाहे वो भू राजस्व को बढ़ा दिया गया हो या बैठ बेगारी का स्थिति जन्म लिया हो, है ना। उसी प्रकार से क्या, जनजातीय ज़मीन का जो है भूंयर और खोटकट्टी ज़मीन में का जो है वो मंझियस ज़मीन में परिवर्तित होना। देखिए क्या हुआ था, आपको पता है कि कोल विद्रोह झारखंड में हुआ, कोल विद्रोह। अब कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप आपको पता है कि रेगुलेशन 34 लाया गया।
रेगुलेशन 34 के पश्चात क्या हुआ कि इसमें जो है SWFA का गठन किया गया। SWFA होता है कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इस इलाके में जो है एक जो है स्वतंत्र और स्वायत्त एरिया का गठन किया गया, जहां पर कोई ब्रिटिश नीति को लागू करने से पहले इस क्षेत्र के रहने वाले जनजातियों से पूछा जाएगा। लेकिन ये कोल विद्रोह का समय काल था कब? 1831-32। और इसी विद्रोह के पश्चात क्या होता है कि ये SWFA का गठन किया गया, लेकिन बाद में ब्रिटिश लोग जो है इस क्षेत्र के लोगों को परेशान करने लगे, शोषण करने लगे। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोग जो है बाहर चले गए, असम के क्षेत्र में चले गए और वहाँ पर चाय बागान में काम करने लगे। लेकिन जब वो असम से वापस आए दोबारा इस एरिया में, तो उनको पता चलता है कि मेरा जो ज़मीन था, विशेष रूप से जैसे कि भुंयर ज़मीन किनका होता है? भुंयर ज़मीन उरांव लोगों का होता है। उरांव का ज़मीन क्या होता है कि इस ज़मीन का प्रकृति को बदल दिया गया और इस ज़मीन को जो है मंझियस ज़मीन में बदल दिया गया। मतलब कि ज़मींदार लोग अपने अधीन ले लिए थे और वही ज़मींदार की ज़मीन को ही कहा जाता है मंझियस ज़मीन। उसी प्रकार से खूंटकट्टी ज़मीन जो है क्या होता है, मुंडा लोगों को जो ज़मीन है खूंटकट्टी, वो ज़मीन जो है फिर से ब्रिटिश लोग जो है ज़मींदार को दे दिए और वो भी ज़मीन का प्रकृति कहीं ना कहीं बदल गया। और इस प्रकार से जो ज़मीन का हड़प शुरुआत होता है झारखंड में, और इसी हड़प ज़मीन का हड़प या फिर आप कह सकते हैं आर्थिक रूप से शोषण जनजातियों का, ये कारण बन जाता है किस चीज़ का? तो ये कारण बन जाता है सरदारिया विद्रोह का। और सरदारिया विद्रोह 1858 के समय में शुरुआत होता है। 3 चरण में होता है, हम लोग देखें तो प्रथम चरण में ज़मीन की लड़ाई इसलिए कहा जा रहा है कि आंदोलन का जो प्रथम चरण था, वो आंदोलन के प्रथम चरण में वो लोग ज़मीन के लिए लड़ाई करते हैं, अपने ज़मीन की प्राप्ति के लिए लड़ाई करते हैं। लेकिन जब वो उस जगह पर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो क्या होता है, दूसरे चरण में आपका जिस प्रकार से आंदोलन का गतिविधि शुरुआत होता है, जिसमें कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन बॉप्टिस्ट। तो इन्होंने इस सेकेंड चरण का जो है नेतृत्व किया और ये बोलते हैं कि भाई हमको जो है ब्रिटिश लोगों का कोई नीति नहीं चाहिए, हमको इन लोगों का ना थाना चाहिए, ना इन लोगों का न्यायालय चाहिए, ना इन लोगों का कोई नीति चाहिए। हम अपना जो है मुंडा समाज को दोबारा से स्थापित करेंगे, मुंडा राज को दोबारा से स्थापित करेंगे, मुंडा राज। और ये मुंडा राज जो है स्थापित करने का जो विषय चर्चा हुआ, और इसी क्रम में वो ये भी बोलते हैं कि हम लोगों का एक जो है हम लोग जो है राजतंत्र को अपनाएंगे। और राजतंत्र के साथ साथ हम लोग क्या अपनाएंगे? तो हम लोग इसके साथ में एक राजधानी का गठन करेंगे, राजधानी। तो ये राजधानी वही राजधानी है जो कि मुंडा राज के समय में राजधानी हुआ करता था। आपको पता होना चाहिए कि सुतियाम्बे राजधानी था। उसी प्रकार से ये लोग जो है राजधानी का निर्माण करने का बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये दोबारा से अपने संस्कृति का स्थापना करना चाह रहे हैं, इसीलिए इस सेकेंड चरण को पुनर्स्थापना आंदोलन कहा जाता है। और यही सेकेंड चरण के पश्चात जो है न्यायालय एक निर्णय सुनाता है, जिसमें कहता है न्यायालय कि भाई एक एक्ट लाओ जिसका नाम होगा CTA एक्ट, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट। और आपको बताते चलें, ये छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1867 में आता है। ये देखिए 1867 के समय काल में CTA एक्ट को लागू किया गया। आपको बताते चले कि ये 1867 में लाया गया था, जबकि इस एक्ट को लागू किया गया था 1869 के समय में। तो देखिए परिणाम स्वरूप जो है दूसरा चरण जो है मुंडा संस्कृति का स्थापना का बात हुआ और जॉन बॉप्टिस्ट इस तरह से सामने आते हैं। लेकिन क्या होता है कि आंदोलन जो है अपने गतिविधियों को प्राप्त करने में, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर रहता है, क्योंकि नेतृत्वकर्ता नहीं थे। परिणाम स्वरूप जो है ये आंदोलन कहीं ना कहीं जाकर के मुंडा विद्रोह में मिलता है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले तो सत्यापित कर रहे हैं कि किस प्रकार से विशेषता के आधार पर दोनों एक समान है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, ये मुंडा विद्रोह का विशेषता। मुंडा विद्रोह का विशेषता आपको पता है कि ये आंदोलन 1895 से लेकर के 1900 के मध्य चला। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। खूंटी क्षेत्र में ये आंदोलन का विस्तार हुआ और धीरे धीरे समस्त झारखंड में ये आंदोलन संचालित होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर हम लोग बात करें मुंडा विद्रोह के विषय में,
तो देखिए मुंडा विद्रोह को हम लोग देखते हैं ये 2 तरीके के चरण में संपादित होता है। प्रथम चरण में अगर बात करें तो इसका विशेषता समाज सुधार था, जो कि 1895 से 99 के मध्य संचालित हुआ। वहीं दूसरा चरण का अगर बात करते हैं तो देखिए 1899 से 1900 के मध्य चला और ये राजनीतिक स्वरूप को धारण कर लिया। कहने का मतलब है अब ये इस समय काल में, मतलब कि ये दूसरा चरण में, इस आंदोलन को हम लोग उलगुलान के रूप में देखते हैं। उलगुलान के रूप में हम लोग देखते हैं। देखिए उलगुलान और विद्रोह में कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर हम लोग अगर एक सर्कल बनाएं, अगर इस तरीके से आप मेंस में भी प्रेजेंट करें तो आपका दूसरे के कॉपी के तुलना में आपका कॉपी बेहतर हो सकता है। मान लीजिए ये सर्कल है, इसे हम लोग विद्रोह कह रहे हैं, लेकिन ये विद्रोह जब हिंसात्मक गतिविधि को धारण कर लेता है एक विशेष समय काल में, मान लेते हैं कि एक विशेष समय काल ये है और इस समय काल में ये विद्रोह क्या हो गया, हिंसा का रूप धारण कर लिया। तो अगर हिंसा का रूप धारण कर लेता है तो ये हिंसात्मक गतिविधि के समय काल को ही हम लोग उलगुलान कहते हैं। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, कि ये आंदोलन राजनीतिक चरण को धारण किया अपने द्वितीय चरण में, और द्वितीय चरण को हम लोग उलगुलान के रूप में देखते हैं। अगर हम लोग इसी प्रकार से विशेषता का बात करें, क्योंकि हम लोगों को अंतर संबंधित करना है दोनों को, तो देखिए क्या है कि ये आंदोलन में हम लोग देखते हैं कि प्रथम चरण क्या है, तो इसमें जो है समाज सुधार के क्रम में व्यावसायिक पंथ का स्थापना या सामाजिक और धार्मिक सुधार को लेकर के प्रयास किया गया। वहीं दूसरा चरण क्या है, उलगुलान का रूप धारण किया, और ये आंदोलन का केंद्र खूंटी जिला सेलरे का पहाड़ी था। कोई दिक्कत नहीं। अगर व्यावसायिक पंथ को हम लोग सिद्धांत को अलग से पॉइंट में दिखा दें यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है एक यूनिकनेस दिखेगा इसमें, मतलब कि हम उसको पॉइंट आउट करके अलग से लिख रहे हैं। अगर इसी क्षेत्र में हम बात करें तो बिरसा मुंडा जो है और इनके अन्य सहयोगी जैसे कि गया मुंडा, जैसे कि दोंका मुंडा, सोमा मुंडा, इन लोगों का भी हम लोग यहाँ पर चलते चलते वर्णन करेंगे। देखिए अगर हम लोग सरदारिया विद्रोह और मुंडा विद्रोह को अगर पॉइंट वाइज अगर हम लोग इसमें संबंध को बता दें तो एक बेहतर हम लोगों का नज़र आएगा आंसर। क्या है, कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, तो देखिए हम लोग सब हेडिंग क्रिएट करेंगे यहाँ पर कि पहला नंबर प्रकृति के आधार पर कैसे ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। प्रकृति के आधार पर अगर देखें तो देखिए सरदारिया विद्रोह जो है ये ज़मीन सुधार से संबंधित था, जनजातीय ज़मीन सुधार। हम लोग बात की अभी भूंयर ज़मीन या फिर आपका खूंटकट्टी ज़मीन। उसी प्रकार से मुंडा विद्रोह भी जो है कहीं ना कहीं खूंटकट्टी व्यवस्था को समाप्त होना इसी से रिलेटेड था, और ज़मीन सुधार का मामला हम लोगों को मुंडा विद्रोह में भी नज़र आता है। तो पहला प्रकृति के आधार पर दोनों हम लोगों को समान नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर अगर बात करें तो देखिए संस्कृति और धार्मिक संरक्षण के आधार पर, देखिए सरदारिया विद्रोह जो है जल जंगल ज़मीन से अलगाव का विद्रोह जो है, विरोध में जो है मिशनरियों का जो है, वहीं मिशनरियों का जो है धार्मिक हस्तक्षेप करने के कारण से जो है विद्रोह का जन्म सरदारिया विद्रोह के रूप में हुआ। तो मुंडा विद्रोह में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आता है कि जब मिशनरियों के द्वारा जनजातियों के संस्कृति और धर्म में हस्तक्षेप करने लगा तो कहीं ना कहीं मुंडा विद्रोह का भी जन्म हुआ। इसी प्रकार से अगर देखें संबंध एक जगह हम लोगों को ये भी नज़र आता है कि क्षेत्र विस्तार के आधार पर सरदारिया विद्रोह का अगर क्षेत्र विस्तार देखें, राजनीतिक क्षेत्र विस्तार, तो हम लोगों को गुमला, रांची, खूंटी इत्यादि क्षेत्र में नज़र आता है। तो कहीं मुंडा विद्रोह का भी क्षेत्र विस्तार, राजनीतिक क्षेत्र विस्तार इसी क्षेत्र के अंतर्गत नज़र आता है। तो ये भी एक अंतर संबंध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों का हो सकता है। इसी प्रकार से एकता स्थापना के आधार पर, एकता स्थापना कैसे, तो देखिए चाहे वो सरदारिया विद्रोह हो चाहे वो मुंडा विद्रोह हो, दोनों जो है एक सभी लोगों के मध्य जो है एकता का बंधन को बांधने में कहीं ना कहीं ये बेहतर मील का पत्थर साबित हुआ। ये दोनों विद्रोह न सिर्फ जो है युवा वर्ग, बल्कि चाहे वो बूढ़े लोग हों, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, सभी लोग कहीं ना कहीं आंदोलन से जुड़े थे और अपने समाज और संस्कृति के प्रति जो है एकता के बंधन में बांधा। तो इस प्रकार से हम लोग इस पॉइंट को भी रख सकते हैं। वहीं पांचवा पॉइंट अगर बात करें तो देखिए अधिकार की प्राप्ति एवं राष्ट्रवाद का जागरण। राष्ट्रवाद मतलब कि राष्ट्र के प्रति प्रेम का भावना। देखिए सरदारिया विद्रोह हो या फिर वो मुंडा विद्रोह हो, दोनों में एक चीज़ तो नज़र ज़रूर आया कि किस प्रकार से दोनों ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को जो है वो उजागर कर किया, और साथ ही साथ लोगों में
राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। तो इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों विद्रोह के बीच में अंतः संबंध को हम लोग दिखला सकते हैं। तो आप एक हायरार्की को समझिए। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन किए हैं उस प्रश्न में, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद हम लोग क्या किए कि सरदारिया विद्रोह का चरण को बताए, फिर मुंडा विद्रोह के विशेषताओं को बताए, फिर दोनों को एक दूसरे से अंतर संबंधित किए, और लास्ट में हम लोग ये दिखाएंगे कि सरदारिया विद्रोह और लक्ष्य की प्राप्ति, सरदारिया विद्रोह अपने लक्ष्य की प्राप्ति मुंडा विद्रोह से जुड़ने के पश्चात ही कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग अब दिखाएंगे, और ये तभी सत्यापित हो जाएगा जब आप मुंडा विद्रोह को उसके परिणामों को बता दीजिए। अगर मुंडा विद्रोह के परिणाम को बता देते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात तो प्रूफ हो गया कि 1895 के समय में सरदारिया विद्रोह मुंडा विद्रोह में जाकर के समाहित हुआ था, और मुंडा विद्रोह में समाहित होना इसका मतलब यही है कि मुंडा विद्रोह का जो परिणाम होगा वही परिणाम सरदारिया विद्रोह का भी होगा। तो देखिए, राजनीतिक परिणाम के आधार पर अगर चर्चा करते हैं तो 1902 में गुमला और 1905 में खूंटी को अनुमंडल बना दिया गया। 1899 में रांची को जिला बनाया गया। तो ये राजनीतिक परिणाम था। अगर आर्थिक परिणाम के विषय में बात करें तो देखिए क्या है कि खूंट कट्टी व्यवस्था, जो ज़मीन का हड़प वाला व्यवस्था था, मुंडाओं के ज़मीन को जो छीन लिया गया था और मंझियस ज़मीन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, या फिर खूंट कट्टी व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें कि मुंडाओं का जो ज़मीन है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होता था। तो उस व्यवस्था को ही ब्रिटिशों ने समाप्त कर दिया था। तो खूंट कट्टी व्यवस्था को दोबारा से लागू किया गया। उसी प्रकार से मिस्टर लिस्टर और लीड की अध्यक्षता में जमीन का सर्वेक्षण हुआ उस क्षेत्र में, और 11 नवंबर 1908 में CNT एक्ट देखने को मिला। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को नज़र आ रहा है ज़मीन सुधार को लेकर के, और यही ज़मीन सुधार का मुद्दा ही था सरदारिया विद्रोह का। और कहीं ना कहीं वो चीज़ का प्राप्ति हम लोग देखते हैं कि ये मुंडा विद्रोह में कर रहा है। अतः हम इस बात को कह सकते हैं कि सरदारिया विद्रोह का जो उद्देश्य था, जो जिस कारण से वो विद्रोह किया गया था, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति मुंडा विद्रोह से जुड़ करके किया। समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से बैठ बेगारी और बेरोजगारी में कमी देखने को मिलती है। कर व्यवस्था में तुलनात्मक रूप से सुधार नजर आता है। तो वहीं सामाजिक परिणाम कर बात करते हैं तो मुंडा शासन व्यवस्था को मजबूती मिलती है। धार्मिक हस्तक्षेप तुलनात्मक रूप से कम होता है। महिला उत्पीड़न भी तुलनात्मक रूप से सुधार होता है। ये सब चीज़ हम लोग कह सकते हैं। अंत में एक निष्कर्ष लिखेंगे और हम लोग कंक्लूड करेंगे इस प्रश्न को कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सरदारिया विद्रोह और मुंडा विद्रोह के प्रयासों ने न सिर्फ जनजातीय समाज, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सकारात्मक गति प्रदान की, बल्कि जनमानस में एक नवीन राजनीतिक चेतना को भी विकास किया, जिसने न सिर्फ झारखंड के जनजातीय विद्रोह बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी एक सकारात्मक दिशा को जन्म देता है। तो और लास्ट में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन सभी तथ्यों को देखने के क्रम में हम ये ज़रूर और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुंडा विद्रोह से जुड़ने के पश्चात ही सरदारिया विद्रोह ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की। तो इस प्रकार से देखिए, सरदारिया विद्रोह और मुंडा विद्रोह पर आधारित हम पहला एक प्रश्न के विषय में चर्चा किए। तो ये प्रश्न देखिए आपको कहीं ना कहीं रिपीट होगा। CDPO के प्रश्न में भी, आप CDPO के एग्ज़ाम में देखिएगा यही प्रश्न था और घुमा हुआ था प्रश्न, सेम टू सेम प्रश्न था। इसी प्रकार से आप देखिएगा आगे एक और प्रश्न आएगा, वो भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ आपको दिखेगा। सरदारिया विद्रोह का कनेक्शन दिखेगा आपको मुंडा विद्रोह के साथ। जब हम ये दोनों विद्रोह को कर लेंगे तो हम मुंडा विद्रोह को ताना भगत आंदोलन से जोड़ करके 2 प्रश्न हम लोग करेंगे। उसके बाद बिरसा मुंडा आंदोलन को अन्य विद्रोह से जोड़ करके भी हम 1-2 प्रश्न करेंगे। विश्वास मानिए, अगर आप इस तरीके का 6 प्रश्न कर लेते हैं और 6 प्रश्न करने के बाद आप आंसर राइटिंग का 2-3 बार प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न जो है आपके झोली में आ गया। मतलब कि 40 नंबर का अगर प्रश्न आ रहा है तो निश्चित रूप से अगर आपको 25 प्लस नंबर आएगा, 25 प्लस आएगा। और देखिए, कॉपी चेक करने वाला भी इस एक बार में इस चीज़ को पकड़ लेता है कि अगर आप झारखंड के प्रश्न को अटेम्प्ट ले रहे हैं तो निश्चित तौर से वो समझता है कि नहीं भाई, ये जो है झारखंड का लोकल है और निश्चित रूप से आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेगा अन्य लोगों के तुलना में।
इसी प्रकार से ये तो संयुक्त आधार पर हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से संयुक्त आधार पर हम लोग प्रश्न को समझे। अब एक प्रश्न आता है स्वतंत्र आधार पर, जो सिर्फ बिरसा मुंडा के आंदोलन पर ही प्रश्न बनेगा, बिरसा मुंडा आंदोलन के विशेषताओं पर प्रश्न बनेगा, जैसा कि 11th जेपीएससी में बना। तो उस सेगमेंट से रिलेटेड हम लोग 2-3 प्रश्न करेंगे। और अगर विश्वास मानो कि अगर आप ये टोटल इसका 6 प्रश्न और इसका 4 प्रश्न दोनों को मिला करके अगर आप 10 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका 40 नंबर का एक प्रश्न तैयार हो गया। पेपर 3 आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से हो जाएगा। कंटेंट को समझना है, लिखने का प्रयास करना है, बाकी रिजल्ट आपके हाथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से और प्रश्न को रिलेट किया जाता है जेपीएससी के एग्ज़ाम में। थैंक यू।